नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एसएसजी गुरुकुल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप बेहतर होंगे और आयोग ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है और अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि आयोग ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है तो मैं समझ रहा हूं कि आप परीक्षाओं का फॉर्म भर रहे होंगे और न केवल आप एग्जाम के लिए परीक्षाओं का फॉर्म भर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ आप ये भी विश्लेषण कर रहे होंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर अगर आप बेहतर कमांड बना लें तो आप अंतिम रूप से सफलता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। और आपकी इस डिमांड को, आपकी इस समस्या को और आपकी इस उलझन को समझते हुए एसएसजी गुरुकुल के इस मंच से मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूं पिछले 7 वर्षों के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस। यानी कुछ ऐसे टॉपिक जो इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था एवं संविधान, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं। और आयोग ने हर बार इन टॉपिक को टच किया है। हर बार आप अगर प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हो, प्रश्न पत्रों का विश्लेषण कर रहे हो, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यही वो टॉपिक हैं जहां से अगर आपने बेहतर तैयारी की, न केवल तैयारी की दोस्तों, बल्कि अगर आपने अपना कॉन्सेप्ट बेहतर बना लिया, लगातार आपने उन पर आधारित प्रश्नों पर प्रैक्टिस की, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी अपेक्षा के साथ, जैसा मैंने आपसे कहा, हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 ऐसे चुनिंदा टॉपिक, ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक जिन टॉपिक पर अगर आपने बेहतर अभ्यास किया तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। एक बात और जो अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आपने 2024 के प्रीवियस पेपर को आपने देखा होगा और यह पेपर जिस तरह से पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर आधारित था, इसने बहुत अच्छी तरह से तैयार अभ्यर्थियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनकी अब तक की जो स्ट्रेटजी है, अब तक की जो रणनीति अपनाकर वो पढ़ाई करते रहे हैं, ये आगामी परीक्षाओं में उनके लिए कितनी प्रभावी हो सकती है। और इसलिए इस बात को भी मैंने ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक को चुनने के साथ साथ आपके लिए इन सभी सब्जेक्ट्स के उन अलग अलग टॉपिक को भी हमने आपके लिए तैयार किया है और उस पर भी हम आगामी वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कैसे और कौन से टॉपिक का हम तैयारी बेहतर ढंग से करें कि सफलता सूची में हमारा नाम शामिल हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सेशन की दोस्तों, और मैं अभिनव श्रीवास्तव बना रहूंगा आपके साथ इसी मंच पर इसी तरह के बेहतरीन प्रयासों के साथ। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे हम लोग इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री के बारे में। इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में छात्रों में एक सामान्य सोच ये होती है कि यह विषय डायनेमिक नहीं है, ये एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। जो घटनाएं हो गई हैं वो घटनाएं अब बदलने वाली नहीं है और इसमें हमें किसी भी तरह के करंट अप्रोच की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना है कि इतिहास जैसे विषय को अगर हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, अगर हम ये बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन हमें किस तरह की मांग कर रहा है, हमसे किस तरह की डिमांड है उसकी और वो क्या जानना चाहता है, तो प्री और मेंस दोनों को केंद्र में रखकर जब आप तैयारी करते हैं तभी आपकी तैयारी कारगर होती है और वही तैयारी आपको सफल अभ्यर्थियों की सूची में अपना नाम देखने का मौका देती है। चलिए शुरुआत करते हैं इतिहास की दोस्तों। आप देख सकते हैं आपके सामने सबसे पहले हिस्ट्री के उन टॉपिक्स को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। खासकर आप देखेंगे कि बात सबसे पहले हो रही है प्राचीन इतिहास की, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से। दोस्तों प्राचीन इतिहास, इतिहास की अगर बात की जाए तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इतिहास का जो मतलब होता है वो है इति धन ह्रास, यानी जो अब तक हुआ है। और जो अब तक हुआ है, अगर इतिहास जैसे विषय में हम इस बात का विश्लेषण करें तो आप जानते हैं कि इतिहास एक कंप्लीट सब्जेक्ट होता है। जब भी आप किसी इतिहास के कालखंड का अध्ययन करते हैं तो आप सिर्फ इतिहास में किसी घटना विशेष का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उस घटना के साथ साथ समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक और वैज्ञानिक पक्षों का भी अध्ययन करते हैं। इसलिए इस विषय में आपको सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जब भी इतिहास जैसे विषय को पढ़ें, चाहे एंशिएंट को पढ़ें, चाहे मिडिवल को पढ़ें, चाहे मॉडर्न और इंडिपेंडेंस मूवमेंट को पढ़ें, स्वतंत्रता आंदोलन को पढ़ें, तो हमें विशेष तौर पर समकालीन परिस्थितियों से उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपने अपनी कनेक्टिव एंड कलेक्टिव स्टडी के कॉन्सेप्ट को अपना लिया दोस्तों, तो आप अंतिम रूप से फाइनली चयनित होते हैं और न केवल आपको यह गर्व करने का मौका देगा, बल्कि उन सभी लोगों को भी गौरवान्वित करेगा, उन्हें अच्छा महसूस कराएगा और आप एक ऐसी स्थिति हासिल कर लेंगे जहां से आप समाज में हर उस व्यवस्था को बदल पाएंगे जिस व्यवस्था से आप संतुष्ट नहीं हैं, जो व्यवस्था आपको सही नहीं लगती।
क्योंकि दोस्तों सिस्टम में काम करना है अगर आपको, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि या तो आप सिस्टम में जिन चीजों से नाखुश हैं, जो चीजें आपको पसंद नहीं है, उन्हें बदल दीजिए, या फिर दूसरा तरीका होता है उनके बारे में अपने विचार बदल दीजिए। ज्यादातर लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, क्योंकि जो दूसरा तरीका अपनाते हैं इतिहास के पन्नों में उनका नाम कभी दर्ज नहीं होता, और इतिहास केवल उन्हें याद रखता है दोस्तों जो इतिहास को बदलने की हिम्मत रखते हैं, इतिहास को चेंज करने की कुव्वत रखते हैं। और इसी ताकत और इसी हिम्मत के लिए एसएसजी गुरुकुल का ये प्लेटफॉर्म समर्पित है। पीसीएस 2025 की परीक्षाओं के लिए एक टारगेटेड बैच के साथ मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। लेकिन पहले चलिए चर्चा करते हैं इतिहास के उन मुद्दों की, उन टॉपिक्स की। आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने सबसे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर मैं आया हूं। ये टॉपिक्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप पाएंगे कि घटनाओं को अगर इंडिविजुअली हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग घटनाओं को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में सवाल की जो मूल मांग होती है उस मांग को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कनेक्टिव स्टडी में जनरल स्टडीज एक ऐसा विषय है जिसका आयाम, जिसका डायमेंशन बहुत बड़ा है, और इतने बड़े डायमेंशन में छात्र के लिए यह समझना ही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, या क्या ऐसा है जिसे कम पढ़कर भी हमारा काम चल सकता है। और यही इस आज के वीडियो का मूल उद्देश्य है कि आपके दिमाग में अगर ऐसे सवाल हैं, तो उन सवालों का एक संतोषजनक और संतुष्टिप्रद उत्तर आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि सिंधु और हड़प्पा घाटी सभ्यता से हमारी शुरुआत हो रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात जब होती है तो हम एक ऐसी सभ्यता की बात करते हैं जो अपनी समकालीन दूसरी सभ्यताओं से अगर तुलना की जाए, खासकर की मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना की जाए, बात करें हम मिस्र की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, या यूनान और ग्रीस की सभ्यता से, तो हम पाते हैं कि यह सभ्यता उन सबसे कहीं ज्यादा उन्नत थी। ऐसे में यह बड़ा जरूरी हो जाता है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि वो कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यह सभ्यता अपनी समकालीन दूसरी सभ्यताओं से ज्यादा बेहतर साबित होती है, ज्यादा एडवांस साबित होती है। जैसे कि आपको पता है कि गुजरात में जो लोथल नाम की जगह है, ये लोथल नाम की जगह स्पष्ट करती है कि उस दौर में भी भारतीयों को समुद्री यात्राओं की जानकारी थी, क्योंकि लोथल में ही दोस्तों गोदीवाड़ा था। और ऐसे में यह बात कहना कि वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की, ये थोड़ा सा लगता है कि ये उतना सही नहीं है, कि भारतीयों को तो समुद्री यात्राओं की जानकारी हजारों साल पहले से थी। तो इस तरह से ऐसे एनालिसिस अप्रोच के साथ जब आप चीजों को पढ़ते हैं, तो आप क्वेश्चन की मांग को संतुष्ट कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारा पहला चैप्टर है। इस सभ्यता से अगर सवालों की बात की जाए दोस्तों, तो सवाल जो आपसे यहां पर पूछे जाते हैं वो इस सभ्यता के नगर नियोजन से पूछे जाते हैं, सभ्यता के धर्म के बारे में बात होती है, सभ्यता में तत्कालीन संस्कृति क्या थी, समाज का स्वरूप कैसा था, खासकर जैसे मातृ सत्तात्मक समाज की बात करते हैं हम लोग। तो ये सारी बातें आपको इस सभ्यता से रिलेटेड पढ़नी होती हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें वो ये होते हैं दोस्तों कि कौन सा जो टॉपिक है, या खासकर की कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे थी, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ था, उस सभ्यता या उस स्थान विशेष से किस प्रकार की चीजें खुदाई में प्राप्त हुई थी, ये सारी चीजें हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर आप देख सकते हैं वैदिक सभ्यता का है दोस्तों, वैदिक काल का। और वैदिक काल हमारे इतिहास में आर्यों के लिए ज्यादा जाना जाता है। तो आर्यों के उद्गम स्थल की बात की जाती है, यहां पर आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति के उन प्रमुख तत्वों की बात की जाती है जिसके कारण समकालीन परिस्थितियों में इसने ब्राह्मण धर्म की सर्वोच्चता को प्रमाणित किया, परिभाषित किया। तीसरी चीज बौद्ध और जैन धर्म की बात करें दोस्तों, बौद्ध और जैन धर्म समकालीन दोनों धर्म हैं। महावीर और महात्मा बुद्ध के बीच अगर देखा जाए तो सिर्फ 23 वर्षों का डिफरेंस था, लेकिन फिर भी ये दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिले, वो भी तब जबकि इनकी शिक्षाओं में काफी समानता थी। दूसरी ओर एक प्रश्न और यहां पर उठता है कि कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जैन धर्म जिस देश में पैदा हुआ उसी देश में इस धर्म को मानने वालों की संख्या बहुत कम हो गई। और बौद्ध धर्म की बात करें तो आज वर्तमान में दुनिया भर में करोड़ों ऐसे लोग हैं, 30 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर यह धर्म चल रहा है, यह धर्म माना जाता है, जिसमें चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सभी ऐसे देश हैं जो इसी धर्म को मानते हैं, यानी बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में उनकी शिक्षाओं से सवाल आते हैं, तुलनात्मक जो संस्कृतियां या राजवंश हैं जिन्होंने उन्हें संरक्षण दिया, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। मौर्य और गुप्त काल की बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि इंटीग्रेटेड इंडिया यानी कि एकीकृत भारत की बात आती है, अखंड भारत की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक नाम आता है और वो नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य का।
चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस तरह से भारत का एकीकरण किया और जिस तरह से उस दौर में अगर भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए दोस्तों, तो आपको पता है इसका जो क्षेत्रफल उस दौर में था वो 42 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा था और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सही मायनों में चंद्रगुप्त मौर्य को अगर द ग्रेट एम्परर कहा जाए, महान राजा कहा जाए, तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। गुप्त काल की बात करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि गुप्त काल जो है वो भारत में साहित्य के साथ साथ स्थापत्य के लिए भी स्वर्णिम युग माना जाता है। यही वो युग है जहां पर आपके विक्रमादित्य के दरबार में हमें उन नवरत्नों का नाम मिलता है जिसमें से एक थे कालिदास। और कालिदास जिनकी तुलना हम लोग किससे करते हैं दोस्तों, शेक्सपियर से करते हैं। उनके नाटकों में न केवल हमें समकालीन भारतीय समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है, बल्कि राजवंशों के इतिहास, उनके पारिवारिक विवरण और उनकी उपलब्धियों का भी हमें इसी में ब्यौरा मिलता है। यानी साहित्य की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट काल हमारा गुप्त काल बन जाता है और पुराणों की जो रचना है वो इसी के समकालीन समय में हुई है। तो ये भी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के तौर पर देखा जाता है। अशोक जो कि संबंधित है दोस्तों मौर्य धर्म से, मौर्य वंश से, इस अशोक की बात करना भी जरूरी है क्योंकि अशोक सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है अपने अभिलेखों को लेकर के। पेड्रे टिफेंथेलर नाम के जिस व्यक्ति ने उनके अभिलेखों की खोज की और जेम्स प्रिंसेप ने उसके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, उसके बाद दुनिया जान पाई कि आज जिन मोरल वैल्यूज को लेकर के दुनिया भर में बहस होती रहती है, भारत की इतिहास और संस्कृति में ये नैतिक मूल्य आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से मौजूद है। और ऐसे में ये भारतीय संस्कृति की सर्वोच्चता और श्रेष्ठता को प्रमाणित करता है, परिभाषित करता है। साथ ही साथ तत्कालीन प्रशासन, कला और विज्ञान, इनकी भी बात करना जरूरी होगा। अगर गुप्त काल की बात करें तो कला और विज्ञान की दृष्टि से दोस्तों आपको पता है कि महरौली में जो स्तंभ पाया गया था, उस स्तंभ में जो राजा चंद्र शब्द अंकित है वो मेटलर्जी का, धातु क्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। और आज भी विज्ञान जबकि इतना उन्नत हो चुका है, हम अभी तक ये समझ नहीं पाए कि आखिरकार ऐसा लोहा कैसे बनाया जाए जिस पर जंग न लगती हो। लेकिन आपको पता है कि हमारा ये जो इतिहास था, विदेशी आक्रमणों का परिणाम यह हुआ कि इस इतिहास की सारी जानकारी, इस इतिहास से जुड़ा हुआ वो समस्त गौरवशाली जो हमारा रिकॉर्ड है, उस सब को नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के साथ ही खत्म कर दिया गया। और अब स्थिति ये हो गई कि आज हम जिस दास्ता के दौर से गुजरे, जिसमें इस्लामिक इन्वेडर्स की बात आती है, मुस्लिम आक्रांताओं की बात आती है, उसके अलावा ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों का जो शोषण हुआ, जिसने एक नया ही शोषण का अध्याय तैयार कर दिया, इन सब के बाद हमारा जो मनोबल था, हमारा जो विश्वास था अपने ऊपर, हमारी क्षमताओं पर, वो धीरे धीरे कम होता चला गया। और दोबारा आवश्यकता है कि हम इस विश्वास को, इस मनोबल को पुनर्जागृत करें। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी काबिलियत और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें, तभी भारत विश्वगुरु की अपनी पदवी को वापस दोबारा से हासिल कर पाएगा। साथ साथ अगर मिडिवल हिस्ट्री की हम बात करें दोस्तों, तो मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत का नाम सबसे ऊपर आता है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत जिसमें गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी जैसे वंशों का विवरण मिलता है। इस सारे वंश से जुड़े हुए न केवल राजनैतिक व्यवस्था, जो भी सुधार आर्थिक क्षेत्र में हुए, साथ ही साथ कौन सी नई परंपराएं उन्होंने शुरू की, किस तरह से उनकी क्रोनोलॉजी है, यानी किस राजा का क्या कार्यकाल रहा, और इतिहास के निर्माण में उसका क्या योगदान रहा, ये सारी बातें यहां पर चर्चा का विषय होती हैं। मुगल प्रशासन का बात करना यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खासकर अकबर के शासनकाल से अगर बात करें औरंगजेब के शासनकाल तक का, तो यह मुगल साम्राज्य के विस्तार का युग माना जाता है। लेकिन औरंगजेब की नीतियों की अगर चर्चा होती है तो उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों का परिणाम हुआ कि मुगल साम्राज्य का सीधे तौर पर विभाजन स्टार्ट हो गया, विरोध के स्वर बुलंद होने लगे और भारतीय जनता में उसके प्रति, यानी औरंगजेब के शासन के प्रति जो असंतोष का भाव पैदा हुआ, इसने न केवल मुगल वंश के ताबूत में अंतिम कील का काम किया, बल्कि आप इस बात को जानते हैं कि मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी राजा हुए, उनकी उपाधियां आपको अच्छी तरह से पता है दोस्तों। कोई शाहे रंगीला था तो कोई शाहे बेखबर था, कोई घृणित कायर शासक था तो कोई लंपट मूर्ख था। यानी उपलब्धियों के नाम पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, न उसका कोई कार्य ऐसा है जिसे याद किया जाए। तो ये सारी बातें हमें यहां पर डिस्कस करनी होती हैं। और इतिहास की बात जहां तक है, इतिहास दोस्तों कहानी अधिक है, और अगर इस कहानी को ऑडियो और विजुअल दोनों तरीकों से पढ़ा जाए, समझा जाए,
तो ये दिमाग में उसी तरह से बैठ जाता है जैसे आपके दिमाग में आज भी आपके दादी नानी की कहानियां जिंदा होंगी। क्योंकि जब आपको ये कहानियां सुनाई जाती थी तो आप इसको कानों से सुनते थे और आंखों से विजुअलाइज करते थे, और इसी का परिणाम है कि आज भी वो कहानियां आपको याद है। यही चीज अगर आप इतिहास में लागू कर पाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए इतिहास को रटना नहीं पड़ेगा। ये रटने वाला विषय नहीं है, बल्कि ये तो जीने वाला विषय है, क्योंकि ये हमारा इतिहास है, हमारा बीता हुआ कल है। और अपने बीते हुए कल को सिर्फ हमें रिकॉल करना होता है, पुनर्स्मरण करना होता है, उसे रटने की कोई जरूरत नहीं होती। अगला जो आप देख रहे हैं, इसमें भक्ति और सूफी आंदोलन की बात करना जरूरी है, क्योंकि इस्लाम की जिन दो विचारधाराओं में टकराव हम देखते हैं, उसमें बहावी विचारधारा और सलाफी विचारधारा का नाम आता है। जहां बहावी विचारधारा कट्टरता से प्रेरित है, वहीं सलाफी विचारधारा का परिणाम सूफीवाद है। और इन्हीं दोनों विचारधाराओं के परिणामों पर हम विश्लेषण करते हैं इस भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में। तो ये तो हुई बात मेडिवल हिस्ट्री की। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर देखें इतिहास में दोस्तों, तो आप जानते हैं कि आधुनिक इतिहास का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही माना जाता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो शुरुआत होती है एग्जैक्टली 1857 से ही ये शुरुआत हो जाती है। सावरकर की अगर बात करें, बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर, तो इन्होंने फर्स्ट इंडिपेंडेंस म्यूटिनी के तौर पर इसको डिफाइन किया, इसको परिभाषित किया। लेकिन 1857 के बाद अगर देखें तो हमें आजादी हासिल करने में 90 वर्षों का समय लगा। और यह संघर्ष तब ज्यादा मजबूत हुआ जब अंग्रेजों ने अपनी इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए, अपनी असुरक्षा को खत्म करने के लिए 1885 में ए.ओ. ह्यूम यानी एलन एक्टोवियन ह्यूम की मदद से स्थापित किया सेफ्टी वॉल्व वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस की स्थापना के बाद समस्त भारतीय आंदोलन 3 चरणों में बढ़ जाता है दोस्तों, जिसमें से पहला चरण उदारवादी चरण है, दूसरा चरण उग्रवादी चरण और तीसरा चरण गांधीवादी चरण है। क्योंकि गांधी के आने के बाद से आंदोलन की दिशा, आंदोलन का तरीका और आंदोलन का उद्देश्य तीनों में भारी परिवर्तन हुए। तो इन्हीं परिवर्तनों को हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट में समझने की कोशिश करेंगे। 1857 की क्रांति के बाद कांग्रेस के विभिन्न चरण, जैसा मैंने तीनों की बात की आपसे, गांधीवादी आंदोलन का विशेष जिक्र होता है। और याद रखिएगा कि जब गांधीवादी आंदोलन का जिक्र होता है तो यहां पर दो बातें आज पूछी जाती हैं। पहली चीज जो आपसे पूछी जाती है वो गांधी के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं दोस्तों, यानी उनका पर्सनल लाइफ क्या होता है। जैसे कि उनका आश्रम, आपको पता है कि टॉल्स्टॉय फर्म और फिनिक्स आश्रम, ये दोनों उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए थे। जबकि भारत में उन्होंने अपना पहला आश्रम साबरमती में स्थापित किया था। कीर्ति मंदिर नाम आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि पोरबंदर अब कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। गांधी के प्रमुख नाम आपको पता है, कोई उन्हें अधनंगा फकीर कहता तो कोई उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहता, कोई उन्हें जादूगर कहता तो कोई उन्हें भंगी शिरोमणि का नाम देता, कोई उन्हें महात्मा कहता तो कोई उन्हें बापू और कोई राष्ट्रपिता। तो हम जानेंगे कि ये उपाधियां किन्होंने दी हैं। जैसे कि एक छोटा सवाल आपके सामने है कि उनके लिए महात्मा शब्द की या जो बापू शब्द की उत्पत्ति की बात आती है, तो महात्मा शब्द उन्हें किसने दिया था? ज्यादातर लोग ये जानते हैं दोस्तों कि ये नाम उनके लिए इस्तेमाल किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें लिखी गई चिट्ठी में। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरह से सच नहीं है, और इस बात की पुष्टि आप नेशनल आर्काइव के रिकॉर्ड में खंगाल करके कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम प्राण जीवन मेहता ने उनके लिए मेंशन किया था पहली बार, जिसका जिक्र आपके टैगोर जी ने अपनी चिट्ठी में किया है। तो इस तरह से हम इतिहास के पन्नों से ऐसी बिंदुओं को, ऐसे तथ्यों को निकालकर उसे तैयार करने की कोशिश करेंगे जो न केवल आपको बढ़त देंगे दूसरे प्रतिस्पर्धी और दूसरे प्रतियोगियों की तुलना में, बल्कि आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में भी इनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो कि अपने आप में एक पूरा का पूरा अध्याय है, इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का भी जिक्र करेंगे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग हैं, इसी में भगत सिंह आते हैं, इसी में राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, साथ साथ चंद्रशेखर आजाद के जो योगदान है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, किस तरह से भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों का उदय हुआ, कैसे उदारवाद की अवधारणा धीरे धीरे अप्रासंगिक होती गई और उग्रवाद ने उसका स्थान ले लिया, जिसे गांधीवाद ने समाप्त कर दिया। तो इन सारी चीजों को समझेंगे, जानने की कोशिश होगी यहां पर अंबेडकर और गांधी के बीच के मतभेदों को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, यहां पर कैसे सुभाष चंद्र बोस और गांधी के बीच वैचारिक मतभेद थे। ये सारी बातें
इसी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में डिस्कस करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट यह भी सवाल खड़ा करता है कि गांधी जैसे लोग, जिन्होंने, महात्मा गांधी ने, आपको पता है कि अपना असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वापस लिया था, किन कारणों से, और बाद में 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट की बात आती है तो कैसे उसी हिंसा को वो जस्टिफाई करते हैं, इस पर भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज दोस्तों, एक बड़ा प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा, जैसे लखनऊ की बात करें, 57 की क्रांति में लखनऊ की क्या भूमिका रही, फैजाबाद की क्या भूमिका रही, उसके अलावा कानपुर की क्या भूमिका रही, ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का महत्व आप देख रहे हैं दोस्तों कि प्रदेश सरकार की अलग अलग परीक्षाओं में लगातार बढ़ रहा है। और अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उन्हें हटा करके अगर उत्तर प्रदेश पेपर फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया गया है, तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार आने वाली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश को फोकस करके और भी बड़े और जटिल प्रश्नों का निर्माण कर सकती है। ऐसे में अगर आप राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से उत्तर प्रदेश की घटनाओं को अलाइन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इन तथ्यों को याद रखने में न केवल आसानी होगी, बल्कि आप उत्तर प्रदेश के इतिहास को बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे, जिनमें कुछ खास टॉपिक आप देख सकते हैं। नवाबों के शासन की बात करना यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लखनऊ जैसे शहर में जिस इमामबाड़े का हम बात करते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं, आप जानते हैं कि इसे बनवाने का श्रेय जाता है आसिफुद्दौला को। आसिफुद्दौला के बारे में एक लाइन बड़ी फेमस है दोस्तों, जिसे न दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला। और ये लाइन इसलिए है क्योंकि उस दौर में जब सूखा पड़ा था, लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था, उस दौर में उसने लोगों को जीविका प्रदान करने के लिए इमामबाड़े का निर्माण करवाया। और इसी के पिता थे अवध के नवाब या फैजाबाद के जो नवाब माने जाते हैं, शुजाउद्दौला, जिन्होंने बक्सर के युद्ध में भी प्रतिभाग किया था। और उनकी बेगम की बात करना ज्यादा जरूरी है, यानी आसिफुद्दौला की मां की बात करना, उनकी अम्मी की बात करना जरूरी है दोस्तों, जिन्हें हम लोग उम्मतुल जोहरा के नाम से जानते हैं, जो ईरान की राजकुमारी थी। और इनका मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में बहू बेगम के मकबरे के नाम से फेमस है। एशिया के लार्जेस्ट मकबरे में से उसे काउंट किया जाता है, लेकिन फिलहाल वो उपेक्षाग्रस्त है और अपनी उपेक्षा पर आज वो मकबरा, वो इमारत आंसू बहा रही है। तो इन सारी परिस्थितियों और तथ्यों को हम जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में जैसा कि मैंने कहा यूपी का क्या योगदान है, तो यह भी यहां पर डिस्कशन का विषय होगा, यह भी यहां पर चर्चा का विषय होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली चीज पर आते हैं। और अगली चीज जो हमारे सामने है, आप वो देखिए क्या है। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने है ज्योग्राफी का, भूगोल का। दोस्तों, भूगोल या ज्योग्राफी का जो विषय है, ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में एक सामान्य सोच छात्रों में यह होती है कि यह विषय काफी हद तक विज्ञान से जुड़ा होता है। हालांकि आपसे भौतिक भूगोल के विषय में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं। और भारत में जब आप पढ़ते हैं तो भारत में किन किन चीजों पर आप ध्यान देते हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। भारत का भौतिक भूगोल सबसे पहले यहां पर डिस्कस किया जाता है, यानी चर्चा होगी भारत की भौगोलिक संरचना की। और इसी में हम डिस्कस करते हैं पर्वतों को, पठारों को, और उसके अलावा नदी, जलवायु और मानसून के बारे में। आप देख रहे हैं दोस्तों कि अल नीनो और ला नीनो जैसी घटनाएं ये भारत में मानसून को और उसकी स्थिति को प्रभावित करती हैं। लेकिन ऐसे में अल नीनो और ला नीनो क्या है, यह समझना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2025 में फरवरी का जो माह है दोस्तों, ये पिछले 70-72 वर्षों में सबसे गर्म हो गया है। 26 जनवरी की अगर बात की जाए तो 26 जनवरी पिछले 8 वर्षों में सबसे गर्म 26 जनवरी रही है। और अब तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय मौसम विज्ञान संगठन के वैज्ञानिकों का यह अनुमान है, इस बार हमें मार्च के महीने में ही लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ सकता है, हीट स्ट्रोक का सामना करना पड़ सकता है। और यह है दोस्तों उस क्लाइमेट चेंज का नतीजा जिस पर लंबे समय से बातें हो रही हैं, लेकिन नतीजा भाग के वही 3 पात वाला है। अभी भी COP29 अभी रिसेंटली आयोजित हुआ है अजरबैजान के बाकू में, लेकिन आपको पता है कि पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के नए नियुक्त निजाम डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को बाहर कर लिया। और यह दर्शाता है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों से निपटने के संबंध में जिस एक वैश्विक पारस्परिक सहभागिता की आवश्यकता थी, वो सहभागिता कहीं पीछे छूटती जा रही है अपने व्यक्तिगत हितों के मद्देनजर। तो हम यहां पर इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भूगोल पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, जिसमें नदियां, खासकर गंगा की बात करते हैं। गंगा के बारे में CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट, जिसे
फिलहाल बहुत सारे सरकारी संगठनों ने अप्रूव भी किया और बहुत सारे नेताओं ने उसे खारिज भी कर दिया। इसमें जिस कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की मौजूदगी की आशंका जाहिर की गई या रिपोर्ट में बताया गया, इसका परिणाम था कि कुंभ से लौटने के बाद काफी लोग बीमार हुए, सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी का शिकार हुए। लेकिन ये क्या है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया? गंगा नदी की सफाई को लेकर के गंगा नदी विकास प्राधिकरण का क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल सहयोग क्या हुआ, ये सारी चीजें भी हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात करना जरूरी है दोस्तों। ऊर्जा संसाधन की बात इसलिए क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो नॉन कन्वेंशनल यानी नवीकरणीय और गैर पारंपरिक ऊर्जा पर पूरी तरह से ध्यान दे रही है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जिस ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज पर लगातार काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि वर्ष 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन के टारगेट को, जिसे हमने जीरो करने का लक्ष्य रखा है, अगर हम इसे लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का न केवल प्रयोग करें बल्कि उसे प्रोत्साहन भी दें। तो इसके लिए सरकार की क्या नीतियां हैं, ये नीतियों पर हम लोग यहां पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। भारत और उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की भी बात करना जरूरी है, क्योंकि भारत में आपको पता है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने सुना है, और इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में लिथियम के जो भंडार हमें मिले हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के निर्माण की दिशा में भारत को अग्रणी राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो नो डाउट आपका देश एक बार फिर विश्व का सिरमौर बन सकता है। ठीक उसी तरह जैसे ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, यातायात के मामले में दोस्तों आपको पता है कि हम हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के करीब 411 मीटर लंबे ट्रैक पर परीक्षण करने की स्थिति में है। और अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा, क्योंकि अभी तक दुनिया के कई ऐसे देश, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश हैं, ये लोग अभी केवल ट्रायल कर रहे हैं और अब हम अंतिम रूप से परीक्षण करने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। कृषि की बात करना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि समग्र उत्पादन के मामले में जहां उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अग्रणी है, वहीं प्रति हेक्टेयर उत्पादन के मामले में हम पंजाब को आगे पाते हैं। लेकिन समस्या इस बात की भी है कि हमारे देश में अगर इतना ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति अच्छी क्यों नहीं है? जब इतनी अच्छी उत्पादन क्षमता हमारे पास है तो फिर क्या कारण है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हमारा स्थान सम्मानित नहीं है? इन कारणों पर भी हमें चर्चा करने की जरूरत है। खाद्यान्न उत्पादन के मामले में किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं, कैसे हम इन चुनौतियों का सामना करेंगे, प्लस इसके साथ साथ इसके भंडारण की क्या व्यवस्था है, वितरण की क्या व्यवस्था है, फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 कैसे लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति करने के संबंध में काम कर रहा है, ये सारी बातें भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बिना इसके बात नहीं बनेगी। क्योंकि यहीं पर वो मामला समझ में आता है जहां पर आपको आवश्यकता होती है कनेक्टिव एंड कलेक्टिव स्टडी की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फसलें, हरित क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन पर बात करना जरूरी है, क्योंकि हरित क्रांति, जिसके लिए हम लोगों ने नोडल एजेंसी बनाया, गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर स्थापित पंतनगर यूनिवर्सिटी को, पंतनगर विश्वविद्यालय को, इसमें किस तरह से हाई यील्डिंग सीड्स के उत्पादन की दिशा में हम काम कर रहे हैं, कैसे हरित क्रांति को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, और अब यही क्रांति भारत को खाद्यान्न उत्पादन के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बना चुकी है, बल्कि हम एक ऐसे देश के तौर पर स्थापित हो चुके हैं जिसके पास आपात स्थिति के लिए काफी बड़ा बफर स्टॉक है। और आप जानते हैं कि अंत्योदय योजना और PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हमने 2015 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बदल दिया, TPDS में बदल दिया, इससे कैसे हमें और हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, लोगों को कैसे हम गरीबी से बाहर निकाल सकते हैं, ये सारी बातें भी यहां पर चर्चा का विषय बनेंगी। पर्यावरण की बात, जैसा मैंने अभी पीछे कहा, जलवायु परिवर्तन जो सबसे अहम मुद्दा है, साथ ही साथ ISFR की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो भारत की स्थिति भी फिलहाल वनों के मामले में सुधरती हुई नजर आ रही है। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो रिपोर्ट आई है हम लोगों की, इस रिपोर्ट के माध्यम से भारत में वनों के बढ़ते प्रतिशत और किस राज्य में क्या वृद्धि हुई, इस पर आपको अपनी जानकारी जरूर इकट्ठी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले पूरे वर्ष में जो परीक्षाएं आयोजित होंगी दोस्तों, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की बात करें या फिर प्रांतीय लोक सेवा आयोग की बात करें, दोनों स्तरों पर इस रिपोर्ट से क्वेश्चन पहले भी आते रहे हैं और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना से हम और आप इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, बायोडायवर्सिटी का भी जिक्र करना जरूरी है, चाहे बात वेस्टर्न कोस्ट की करें, पश्चिमी घाट की हम बात करें
या फिर पूर्वी घाट की बात करें तो भारत जैव विविधता के मामले में भी संपन्न है और हमारा दायित्व तो बनता है दोस्तों कि हम अपनी इस जैव विविधता का न केवल संरक्षण करें बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा कुछ, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल, ऐसा पर्यावरण छोड़कर जाएं ताकि उन्हें हमें कोसने की जरूरत ना पड़े। अगली चीज दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे सामने अगला जो टॉपिक आप देखेंगे ये है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। यहां मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन जैसा जो सब्जेक्ट है, अगर इसमें कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है तो यहां पर पूरे नंबर उठाए जा सकते हैं, यानी कि यहां पर सभी प्रश्नों को सही ढंग से किया जा सकता है। लेकिन इस संबंध में एसएसजी गुरुकुल के इस मंच से मेरा मानना है दोस्तों कि यह विषय पढ़ने वाला नहीं होता है, बल्कि ये एक सिस्टम है जिसका आप खुद हिस्सा हैं पिछले 78 वर्षों से। तो सिस्टम जिसका आप हिस्सा हैं उस विषय को पढ़ना ज्यादा जरूरी होता है कि उस विषय को समझना और ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। अगर आपको चुनाव प्रक्रिया समझनी है तो अभी विगत वर्षों में होने वाले लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनको देख करके हम ये चीज समझ सकते हैं। भारत के हर राज्य में कभी न कभी हर महीने में कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है और इसलिए यह भी जरूरी है कि एक देश एक चुनाव की दिशा में भी क्या सरकार की नीतियां हैं, क्या इसका प्रभाव हो सकता है, इन बातों पर भी हम विश्लेषण करते रहें, जानने की कोशिश करें। जैसा कि आप देख रहे हैं संविधान की विशेषताओं से हमारी ये जो है इस विषय की शुरुआत होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है दोस्तों मूल अधिकार है, जो अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर 35 तक चर्चा की गई। इसमें चाहे बात समानता के अधिकारों की करें, जैसा कि आप देखते हैं BDLAU की मैं बात करूंगा, इसे मैं कहूंगा दोस्तों बदलाव। और बदलाव का मतलब विधि के समक्ष समता हो, धर्म, जाति, लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव का निषेध हो, इसके अलावा लोक नियोजन में अवसरों की समानता हो, अस्पृश्यता का उन्मूलन हो या उपाधियों का अंत। इन चीजों को समझने के लिए इसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ इन फैक्ट्स और अनुच्छेदों को कैसे हम याद करें, इन आर्टिकल्स को हम कैसे याद करें, ये भी हमारे आपके इस क्लास का एक प्लस पॉइंट होगा, एक यूएसपी होगी। हम आपको उपलब्ध कराएंगे वो तरीके जिससे जुबान पर रटे होंगे आपके अनुच्छेद, विभिन्न अनुसूचियां, विभिन्न भाग और उनके अंतर्गत क्या कंटेंट होता है, ये सब कुछ आप पलक झपकते चुटकियों में रिकॉल कर पाएंगे। इसी तरह से डिजाइन किया गया है आपके इस क्लास को, आपके इस प्रोग्राम को। उसके साथ साथ दोस्तों डीपीएसपी की बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों की, संविधान संशोधनों की और जैसा मैंने कहा महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर भी बात की जाएगी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के साथ साथ हम इसकी संरचना, व्यक्तियों का कार्यकाल, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया या निर्वाचन की प्रक्रिया पर भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री के वेतन भत्तों की बात आती है तो कई बार लोग प्रधानमंत्री का वेतन, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत स्तर पर उस पद के अनुरूप कोई वेतन निर्धारित नहीं होता। फिर भी कई बार छात्रों से अगर अचानक से पूछ दिया जाए कि प्रधानमंत्री का कितना वेतन है तो कोई 2.5 लाख बता रहा होता है, कोई 5 लाख बता रहा होता है, जबकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं कोई विवरण, कोई मेंशन नहीं किया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रपति के महाभियोग से जुड़ी प्रक्रिया पर भी सवाल पूछे जाते हैं। उसके पद पर आने यानी उसके निर्वाचन के संबंध में एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का सही मतलब क्या होता है, यह भी इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। संसद एवं न्यायपालिका, जो कि संसद की अगर बात करें दोस्तों तो भारतीय संसद प्रणाली ये ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली की एक नकल कही जाती है, लेकिन काफी अंतर नजर आता है जब हम इसके कार्य प्रणाली को देखते हैं तो। वहीं अगर न्यायपालिका की बात करें तो हमारी जो न्यायपालिका, हमारी जो ज्यूडिशरी है, आपको पता है दोस्तों कि हमारी ज्यूडिशरी एक ऐसी ज्यूडिशरी है जिसमें सरकार हस्तक्षेप की कोशिश करती रही है एनजेएसी के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसे संगठनों ने इस प्रस्ताव को न केवल खारिज किया बल्कि कोलेजियम प्रणाली की अनुशंसा की। तो क्या अंतर है कोलेजियम प्रणाली में और एनजेएसी में, इस तरह के सवालों पर यहां पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायिक समीक्षा, खासकर जुडिशियल रिव्यू की बात करना यहां पर इंपॉर्टेंट है। संविधान में केंद्र राज्य संबंध बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि केंद्र और राज्य अगर बात करें तो दोस्तों शक्तियों का विभाजन दोनों में हुआ है। प्रांतों की स्वायत्तता हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है, लेकिन स्वायत्तता के साथ साथ आपको पता है कि शक्तियों का विभाजन जो हुआ है वो भले ही दोनों में हुआ है, बट ज्यादातर कुछ अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई, यानी केंद्र को ज्यादा मजबूत और ज्यादा सशक्त बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्या है हमारी संघीय संरचना? क्या हम सचमुच संघीय राष्ट्र हैं?
क्या भारत की संरचना या भारत की राजनीतिक प्रणाली आपकी क्वाजी फेडरल है? इन प्रश्नों पर हमारी आपकी चर्चा इस टॉपिक और इस सब्जेक्ट में जरूर होगी। फेडरल व्यवस्था की बात भी करेंगे, प्लस आपातकालीन प्रावधानों की बात करेंगे कि कौन कौन से आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान में वर्णित हैं, उनमें से किसका इस्तेमाल हुआ है और किनका नहीं हुआ है, यह भी यहां पर चर्चा का विषय रहेगा। स्थानीय शासन यानी कि पंचायतों की बात करेंगे और नगर निगमों की बात करेंगे। इनके बारे में चाहे बलवंत राय मेहता समिति की बात हो या अशोक मेहता समिति, दोनों समितियों के रिपोर्ट में क्या बातें मेंशन की गई, क्या अंतर है दोनों में, यह भी चर्चा का विषय है। पंचायती राज के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश के प्रशासन में भी इन्हीं सारी चीजों को हम यहां देखेंगे, यानी विधानसभा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। जो कि राज्यपाल, क्या सचमुच दोस्तों ये कथन कहना सही है, ये स्टेटमेंट सही है कि राज्यपाल जो होता है, अगर किसी का राजनीतिक कैरियर खत्म करना हो तो उसे राज्यपाल बना दिया जाए? इस तरह की भ्रांतियां क्यों प्रचलित हैं? इन सवालों का जवाब भी हम यहां पर तलाशने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज आपके सामने नजर आ रहा है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके बारे में दोस्तों छात्रों में बड़ी उहापोह की स्थिति रहती है, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी घुमाए हुए होते हैं, ऐसा छात्रों का मानना है। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि यह विषय कोई इतना भी कठिन नहीं है जितना कि छात्रों में सामान्यतः इसकी सोच होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दोस्तों हम सब अर्थशास्त्री हैं, हम में से हर कोई एक निश्चित आय प्राप्त करता है और उस आय का वितरण करता है अपनी जरूरतों के हिसाब से। और अगर हम जरूरतों के हिसाब से अपनी आय का वितरण कर पाए तो निश्चित तौर पर हम भी एक अर्थशास्त्री हैं। अब यही काम सरकार करती है और यही काम जब वो वार्षिक वित्तीय विवरण के माध्यम से करती है तो उसे हम बजट कहते हैं। तो बजट का क्या इतिहास है? अभी रिसेंटली बजट आया है दोस्तों, आपको पता है। और भारत का ये बजट अपने आप में रिकॉर्ड बजट है। उत्तर प्रदेश का बजट भी आया है दोस्तों, 8,08,000 करोड़ का ये बजट अब तक के भारतीय इतिहास में किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट है। तो किस तरह से भविष्य की उम्मीदों को पंख लगा करके सरकार योजनाओं के माध्यम से लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रही है या करेगी, ये सारी चीजें यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में चाहे कृषि की बात हो, उद्योग की बात हो, सेवा की बात हो, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की बात हो, इसके अलावा चतुर्थ और पंचक क्षेत्र क्या होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, जिसे सामान्य भाषा में महंगाई कहा जाता है, ये क्या होती है? कैसे हम समझेंगे कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, जिसे हम सीपीआई और डीपीआई में बांटते हैं दोस्तों, यानी कि आपका कॉस्टफुल इन्फ्लेशन यानी कि जिसे हम लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, या फिर डीपीआई जिसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या अंतर होता है? क्या है तरीके महंगाई को खत्म करने के, महंगाई को कम करने के? राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं? मौद्रिक नीतियां क्या होती हैं? ये नीतियां कौन बनाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन से उपाय होते हैं? इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बजट की बात मैंने कर ही दी दोस्तों। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आप जानते हैं बजट से एक दिन पहले आता है और अब पूरे वर्ष इन दोनों रिपोर्ट से आपके लिए क्वेश्चन बनते रहेंगे। अगला टर्म आप देख रहे हैं विभिन्न सरकारी योजनाओं का। तो दोस्तों योजनाएं बहुत सारी हैं और योजनाओं को लेकर के इस बार का जो पेपर हुआ है, आप जानते हैं कि बहुत सारी योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए। खासकर आयोग ने यह दिखा दिया कि इस बार उसका जो मन है वो छात्रों की न केवल संकल्पनात्मक जानकारी को परखने का है, बल्कि तथ्यों पर उनकी कितनी पकड़ है यह भी आयोग परखने की कोशिश कर रहा है। और इस चीज को ध्यान में रखकर हमने इस बार में सरकारी योजनाओं को भी इसमें शामिल किया है दोस्तों, उनकी नीतियों को शामिल किया, खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसमें जीडीपी, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, ये चर्चा में हमेशा बने रहते हैं और यहां से प्रश्न लगातार पूछे भी गए हैं कई वर्षों में। तो ये पेपर, जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 7 वर्षों के एग्जाम्स को केंद्र में रख करके उसके एनालिसिस के आधार पर यह विश्लेषण तैयार किया गया है दोस्तों। तो यह विश्लेषण आपके लिए कितना कारगर होगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताइएगा, क्योंकि इन्हीं सारे मुद्दों को हम लोग डिस्कस करेंगे। किस टॉपिक में दोस्तों, किस सब्जेक्ट में और किस क्लास में? तो करेंगे टारगेटेड बैच में, यानी पीसीएस 2025 के टारगेटेड बैच में। आगे आप देख सकते हैं अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। खासकर यह विषय उन छात्रों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समझा जाता है, छात्रों के द्वारा जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है। लेकिन साइंस दोस्तों, पहले वाली जो परिभाषा साइंस की आप लोग जानते हैं, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है, यह परिभाषा अब प्रासंगिक नहीं रही। आज विज्ञान का मतलब क्या है दोस्तों? तथ्य और संकल्पनाओं का
मिश्रण और उससे प्राप्त निष्कर्षों का विश्लेषण ही आज विज्ञान है। और विज्ञान में आपको पता है कि प्री के पेपर में करंट अफेयर्स के अप्रोच के साथ आपसे सबसे ज्यादा सवाल टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। और टेक्नोलॉजी में आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा नाम है आपके सामने, चाहे बात यहां पर सोफिया नाम के उस पहले ह्यूमनॉइड रोबोट की जाए, या फिर बात करें हम चैट जीपीटी की, अभी हाल ही में चाइना द्वारा विकसित किए गए डीप सीक की, या फिर एलन मस्क की कंपनी यानी स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क के द्वारा विकसित किए गए सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट ग्रोक के बारे में। ये सारे सवाल आपके लिए चर्चा का विषय बन सकते हैं और आयोग निश्चित तौर पर इनसे रिलेटेड आपसे प्रश्न जरूर करेगा। 5G टेक्नोलॉजी का भी यहां पर विकास कैसे हुआ, क्या है 5G टेक्नोलॉजी, 2G 3G 4G और 5G से ये कैसे अलग होगा, ये सब कुछ ये यहां पर चर्चा का विषय रहता है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलता ने न केवल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को गौरवान्वित किया है, बल्कि हर हिंदुस्तानी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में भारत एक तरह से उपलब्धि हासिल कर चुका है। अभी रिसेंटली आपको पता है गगनयान को लेकर के भी चर्चाएं काफी तेज हैं, और आपके लखनऊ जनपद से शुभांशु तिवारी नाम के जिस पायलट को चुना गया है आईएसएस जाने के लिए, ये उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी गर्व का विषय है। चंद्रयान हो गगनयान हो, ये दोनों पर हम लोग क्या इसमें उपलब्धियां रही, क्या इनके पेलोड्स थे, किस तरह के लॉन्चिंग व्हीकल्स का यहां इस्तेमाल किया गया, कौन सी टेक्नोलॉजी थी, प्रोपेलेंट क्या होता है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ऊर्जा की बात, जैसा मैंने कहा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि कन्वेंशनल एनर्जी पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है, कार्बन उत्सर्जन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है इसे। लेकिन आने वाले समय में इन तकनीकों के स्थान पर हम ऐसी नई टेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि हाइड्रोलिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी और विंड एनर्जी के फॉर्म में हमें नजर आती है। ये कैसे, किस तरह के सिद्धांतों पर यह आधारित है, कैसे हम इन ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों का यहां पर पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी विज्ञान और तकनीक का विकास, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग तथा राष्ट्रीय उद्यान और जैव विविधता से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं, और इन पर भी हमें और आपको बेहतर कमांड का होना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके ये सारे टॉपिक एनवायरमेंट से जाकर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिलेट हो जाते हैं। तो इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही हमने आपके लिए एनवायरमेंट के सेगमेंट को शामिल किया हुआ है। और इस स्तर पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के बारे में, जैसे G20 की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, क्वाड की बात करें, क्या विस्तार हुआ, कौन नए देश जुड़े इसमें, इस पर भी यहां पर बातें पूछी गई हैं और पूछी जा रही हैं। वायु, जल और भूमि प्रदूषण की बात करना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या सरकारी योजनाएं हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कौन सा एक्ट कब आया, इससे रिलेटेड बातें। उत्तर प्रदेश में हाल में हुए प्रमुख विकास कार्यों का जिक्र करना, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ नई योजनाएं, जैसा कि आप हाल के दिनों में कई नई योजनाएं देख रहे होंगे, इन पर हमें बात करने की जरूरत पड़ेगी पर्यावरण के क्षेत्र में। सामान्य विज्ञान में आप देख सकते हैं कि सामान्य विज्ञान में चाहे फिजिक्स हो, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान हो, चाहे गति, कार्य, ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि, तो प्रकाश से ज्यादा क्वेश्चन आपके, ध्वनि के ज्यादा क्वेश्चन और गति से ज्यादा क्वेश्चन आप पहले भी देख चुके हैं आप प्रीवियस पेपर्स में। जीव विज्ञान का वेटेज दोस्तों आपको पता है सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे में एक चीज अगर आप बढ़िया से तैयार करते हैं, वो है ह्यूमन बॉडी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव शरीर, तो ये आपको अन्य छात्रों की तुलना में बढ़त दिलाने में काफी कारगर हो सकता है। नक्सलवाद, आतंकवाद और साइबर सिक्योरिटी, आप देख रहे हो कि हाल के दिनों में साइबर सिक्योरिटी को लेकर के आप फोन कर रहे हैं कहीं, तो आपको साइबर फ्रॉड से रिलेटेड अवेयरनेस मैसेजेस सुनने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन जिस तरह से फोर्जरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरह से डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने में थोड़ी सी चूक आपसे आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई छीन सकती है। कैसे और किन कारणों से ये हो सकता है, ये सारे सवाल का विषय बनेंगे। भारत की सीमाओं की जानकारी और उत्तर प्रदेश में अपराध एवं सुरक्षा चुनौतियों का जिक्र करना भी यहां पर जरूरी है, और इन चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक में अभी मैंने जो आपसे डिस्कशन किया, ये सारा डिस्कशन पूरी तरह से केंद्रित है पिछले 7 वर्षों के प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर। और अगर आपने, जैसा मैंने आपको आश्वस्त किया, अगर आप इसके लिए स्टार्ट किए जा रहे उस टारगेटेड क्लास को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आपकी कामयाबी आपसे ज्यादा दूर नहीं है। और अगर आपको कामयाब होना है तो दोस्तों याद रखिए, आगे बढ़िए, चुनौतियों को स्वीकार करिए और इस्तेमाल करिए अपनी सारी क्षमताओं का, क्योंकि आपकी क्षमताएं ही आपको औरों से बेहतर बनाती हैं। दोस्तों पानी के जहाज सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं किनारों पर जब वो खड़े होते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पानी के जहाज इस तरह से किनारों पर खड़े होने के लिए नहीं बने हैं। वो बने हैं उन समुद्र के थपेड़ों का, उन लहरों का सामना करने के लिए जिनकी पूरी कोशिश होती है उसे डुबो देने की। लेकिन जहाज की जिद है, इन थपेड़ों का सामना करते हुए हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और इसी जिद के साथ एसएचजी गुरुकुल के इस मंच से मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूं ये सारा प्रोग्राम जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया है। और इसी डिस्कशन के साथ मैं अपने आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने न केवल अपने सिलेबस को बेहतर ढंग से समझा होगा, बल्कि अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं, ये बातें, ये वीडियोस आपको अच्छे लगे, पसंद आए, और इन टॉपिक को अगर आपने प्रीवियस पेपर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना महत्वपूर्ण आपको लगा, ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इंतजार रहेगा दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया का, क्योंकि शुरू होने वाला है एक नया युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें हर उस अभ्यर्थी की कामयाबी सुनिश्चित है जो करेगा विश्वास अपने आप पर और बना रहेगा साथ एसएचजी गुरुकुल के। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जल्दी ही मैं मिलूंगा आपसे इसी मंच पर रोज रात 8 बजे इन्हीं मुद्दों के साथ, इन्हीं टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।